हेलो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के सेकंड वीडियो के अंदर हम इन सारे कंपाउंड्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में बेसिकली बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार देखिए, हमको यहाँ पे क्या डील करना है, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में सेपरेटली थोड़ी बाद में बात करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो देखे जाते हैं एल्डिहाइड्स कीटोन्स के, वो कैसे रिएक्ट हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। हम देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी आएगा और क्या करेगा, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। देखिए, अगर आप यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप को देखें तो आपको ये पता चल रहा होगा, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल हैव डेल्टा नेगेटिव चार्ज। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। एज अ रिजल्ट हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल जो है, उनकी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, वो आता है और आके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक कर देता है। इसके कारण हम देखते हैं कुछ तरीके का स्पीशी बनकर आ जाएगा, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक हो जाता है। जिसके बाद हम फर्दर देखिए, अगर हम इसका एसिडिफिकेशन करवा दे तो ये जो O- है ये H+ एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके कारण ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आ जाता है। ठीक है, चलिए यहीं पे थोड़ा और दिमाग लगाते हैं चीजों के ऊपर। व्हाट दे आर सेइंग इज, देखिए इन्होंने बोला हुआ है जितने कम अल्काइल ग्रुप हो यहाँ पे, लेसर द अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद कार्बन, ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी। और इस बात को ये कैसे समझा रहे हैं, देखिए एक तो ये बोल रहे हैं ड्यू टू बोथ स्टेरिक रीजंस। हाँ, ये बात तो सही है यार, अगर अल्काइल ग्रुप अपने पास में ज्यादा होंगे तो हम बोल सकते हैं कि स्टेरिक फैक्टर ज्यादा रहेगा और न्यूक्लियोफाइल इजीली नहीं पहुंच पाएगा कार्बन तक। हाँ, अगर हम बोल सकते हैं कम अल्काइल ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल इजीली पहुंच जाएगा। तो स्टेरिक फैक्टर वाली बात तो समझ में आती है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक रीजंस यहाँ पे बोल रहे हैं, इसको एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक केस दिया हुआ है, किसका, एल्डिहाइड का केस दिया हुआ है। दूसरा केस कैसा दिया हुआ है, मेरे को कीटोन का केस दिया हुआ है। सपोज हम क्या करते हैं, इन दोनों एग्जांपल्स को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कीटोन है, ये एक एल्डिहाइड है। अब मुझे बताइए, यहां पे आपको ऐसा फील होकर आ रहा है क्या कि देखिए ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो होगा, लेकिन ये R जो है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को थोड़ा कम कर देगा। यहां पे हम देख सकते हैं दोनों R जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का काम करेंगे। इसीलिए हम बोल सकते हैं अगर यहां पे कार्बन पे थोड़े इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो यहां पे कार्बन पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स की कमी देखी जाएगी। वी कैन से नेग्लिजिबल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बताइए, फिर तो न्यूक्लियोफाइल यहां ज्यादा इजीली अटैक करेगा ना, क्योंकि यहां पे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एज कंपेयर टू दिस केस। इसीलिए हमने यहां पे ये वाली बात बोली, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे रिएक्टिविटी उतनी कम देखी जाएगी। स्टेरिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक रीजंस दोनों इस बात को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपने पास में अगर हम कंपेयर करें इसको प्रोपेनल और बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी को, तो देखिए क्या देखा जा रहा होता है। प्रोपेनल के अंदर आपको पता है एक कार्बन के ऊपर एक कार्बन के ऊपर इथाइल ग्रुप रहने वाला है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहेगा। बेंजल्डिहाइड की अगर मैं बात करूं, देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, पर जैसे ही कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, क्या हुआ, ये रिंग ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को सप्लाई कर दिए। एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। और अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहा, क्योंकि देखिए पॉजिटिव चार्ज तो कहां शिफ्ट होकर आ गया, रिंग पे शिफ्ट होकर आ गया, इसीलिए हम बोल सकते हैं कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। तो बताइए कहां ज्यादा इजीली अटैक होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल का, प्रोपेनल पे ज्यादा इजीली अटैक होना चाहिए। इसीलिए देखिए उसको ज्यादा रिएक्टिव बोला हुआ है एज कंपेयर टू क्या, बेंजल्डिहाइड। दिस कम्स आउट टू बी द केस। आगे हम देखते हैं, देखिए यहां तो हमने न्यूक्लियोफाइल के एडिशन की बात करी। कई बार हम देखते हैं आफ्टर एडिशन क्या देखा जाएगा, एलिमिनेशन भी देखा जाएगा, मतलब कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स बाहर भी निकल कर आ रहे होंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो। चलिए इस टाइप के रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। देखिए एक रिएक्शन कैसा है हमारे पास में, ये रहा हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप, हमने इसका रिएक्शन करवाया CN- के साथ, साइनाइड आयन यूज किया जा रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पे HCN यूज करें तो थोड़ी सी दिक्कत रह रही होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है HCN एक बहुत वीक एसिड होता है, तो वो इजीली साइनाइड आयन प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। तो आपको अगर HCN को यूज करना है तो आपको एक बेस को एज अ कैटलिस्ट यूज करना चाहिए, ताकि इजीली साइनाइड आयन बनकर आ जाए। अब देखिए साइनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और जाके कार्बन पे अटैक करेगा। तो हम देखते हैं कुछ तरीके का स्पीशी बनकर आ जाता है, जैसा हमने यहां बोला था, बिल्कुल वही वाला फिनोमेना हो गया है। ऐसे कंपाउंड को साइनोहाइड्रिन नाम दिया जा रहा होता है। OH और CN दोनों एक ही कार्बन से जुड़े,
और कोई रिएक्शन है क्या? चलिए ये रिएक्शन देखते हैं। सी डबल बॉन्ड हो, सेम कार्बोनिल ग्रुप है आपका, कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन हमने किससे करवाया? NaHSO3 के साथ। सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बुलाते हैं इसको। यहां पे भी हम देखेंगे, देखिए ये रिएक्शन होकर आया, Na+HSO3- में ब्रेक करेगा। हम देखते हैं HSO3- न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इससे ऐसा कंपाउंड बनकर आ जाता है। फर्दर हम देख सकते हैं, अगर आप क्या कर दें, यहां पे प्रोटॉन शिफ्टिंग करवा दें तो हम देखते हैं यहां OH आ जाएगा और यहां पे ये वाला कंपाउंड बनकर आ जाएगा। अब देखिए खास बात क्या देखी जाती है, ये जो कंपाउंड है ये वाटर सोल्यूबल रहता है, इसीलिए हम देखते हैं यहां पे आप चाहें तो ये रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में भी करवा सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी के कारण हम देखते हैं कि ये जो कंपाउंड है बेसिकली NaHSO3, इसको यूज किया जा सकता है किसके लिए? एल्डिहाइड्स के सेपरेशन के लिए, ये एल्डिहाइड्स के प्यूरिफिकेशन के लिए। बिकॉज आपको दिख रहा होगा अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, दोबारा से एल्डिहाइड ऑब्टेन होकर आ जाएगा एंड वी कैन सेपरेट देम इन प्योर फॉर्म। ठीक है, ओके नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखिए इसमें क्या होकर आ रहा है, आप देख रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवा रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पे क्या काम करेगा? देखिए R-MgX+ है, R- फिर से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और हम देखते हैं इस तरीके से हाइड्रोलिसिस के बाद या एसिडिफिकेशन के बाद अल्कोहल बनकर आ जाता है। ये रिएक्शन हमने पहले भी देखा हुआ है अल्कोहल पढ़ते टाइम। एक और रिएक्शन देखते हैं, चलिए देखिए इसमें क्या होकर आ रहा है। यू आर हैविंग एन एल्डिहाइड, हमने इस एल्डिहाइड के अंदर क्या कर दिया? ROH ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। अब देखिए यहां पे क्या होता है, बेसिकली ROH के अंदर आपको ये पता है जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और ये उसके थ्रू न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो हम देखते हैं ये O जो है जाके कार्बन के साथ जुड़ जाता है और इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होकर आ जाता है। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज टेक्निकली कॉल्ड हेमी एसीटल। अभी और रिएक्शन हो सकता है यहां पे, तो देखिए और R-OH आ गया और ये देखते हैं हम और रिएक्शन करवाते हैं तो हम देखते हैं ये जो OH है ये भी चेंज हो जाता है और ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? OR- से रिप्लेस हो जाएगा। तो हेमी एसिटल बुलाया है। जब कंप्लीट रिएक्शन हो जाता है तो हमारे पास क्या बनकर आ जाता है? एसिटल का फॉर्मेशन होकर आ जाता है। ठीक है, चलिए और कुछ रिएक्शंस देखते हैं यहां पे अपने पास में। देखिए यहां जो रिएक्शन होकर आ रहा है, देखिए अपने पास में कार्बोनिल ग्रुप है, उसका रिएक्शन मैंने किससे करवाया? H2N और साथ में कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, हम सीधा सीधा क्या करने वाले हैं, इस तरीके से देखिए वाटर को सेपरेट कर देंगे। H2O निकल जाएगा, C के साथ डबल बॉन्ड N बन जाएगा और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनकर आ जाता है। हम यहां पे देखते हैं कि बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, H मतलब NH2 के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ हो, कई सारे केसेस में ये रिएक्शन होकर आ रहा होता है। ठीक है, इस केस में हम देखते हैं पर्टिकुलरली OH जहां पे प्रेजेंट है, यहां पे हम देखते हैं ओक्साइन नाम का कंपाउंड बनकर आ रहा होता है। C6H5NH, ओके इस कंपाउंड की बात करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। कुछ दिनों पहले बोर्ड्स ने एक सवाल पूछा था जिसके अंदर उन्होंने पूछा कि जो सेमी कार्बाजाइड होता है, चलिए मैं इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर आपके सामने यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है दैट इज NH2NH, C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब इन्होंने जो पूछा था बोर्ड ने वो ये पूछा था कि जो H2 निकल रहा है वो इस नाइट्रोजन से क्यों निकल रहा है, इस नाइट्रोजन से क्यों नहीं निकल रहा है। ठीक है, अब आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, यहां पे क्या बात बोलनी है मेरे को। देखिए अपने पास में ये जो नाइट्रोजन है इसका जो लोन पेयर है वो तो क्या होएगा? डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होएगा। इसीलिए हम देखते हैं ये जो नाइट्रोजन है ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होकर आता। कौन सा वाला नाइट्रोजन इन्वॉल्व हो जाएगा? ये वाला नाइट्रोजन इन्वॉल्व होकर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए एक और कंपाउंड आपको दिया हुआ है, देखिए है तो वही NH2 का ही डेरिवेटिव है, सारे के सारे अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं अगर आप ढंग से देखें तो। ये जो कंपाउंड ओरिजिनली होता है दैट इज गोइंग टू बी, दिस इज कॉल्ड 2,4-DNP, 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन होता है ये। ध्यान रखिए इसको एज अ टेस्ट भी यूज किया जा रहा होता है, एज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हम देखते हैं ये एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के साथ रिएक्शन कर लेता है
और ऑरेंज येलो रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है। व्हाट आई एम सेइंग इज ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनकर आ जाएगा किसके साथ में, जब ये कंपाउंड एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के साथ रिएक्ट करता है तब। ध्यान रखेंगे नाम 2,4-DNP टेस्ट एल्कोहल एल्डिहाइड्स कीटोन्स के लिए एज अ टेस्ट यूज किया जा रहा होता है। चलिए कोई और रिएक्शन देखते हैं। देखिए इस बार जो रिएक्शन आया दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या देखा जा रहा होगा आपको पहले भी पता है। देखिए एल्डिहाइड है मेरे पास, अगर मैं उसका रिडक्शन करवा दूं तो अल्कोहल बनकर आ जाएगा। आपने उल्टा फिनोमेना भी पढ़ा हुआ है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दे तो एल्डिहाइड बनकर आ जाता है। यहां पे वो रिवर्स फॉर्म में करवाया जा रहा है। देखिए कीटोन्स का जो रिएक्शन है अगर हम उसकी बात करें तो हम देखते हैं जैसे एल्डिहाइड के केस में रिडक्शन हुआ वैसे ही कीटोन्स के केस में भी आपने रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर दिया है NaBH4 LiAlH4, इसके थ्रू रिडक्शन होकर आ जाएगा। और देखिए यहां तो 1 डिग्री अल्कोहल बनकर आ रहा था, यहां हम देखेंगे देखिए कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए, इसीलिए एक 2 डिग्री अल्कोहल बनकर आ गया है। किसके कारण, कीटोन के रिडक्शन के कारण। चलिए यहीं पे हम देखते हैं कि कभी कभी रिडक्शन से एक अजीब अजीब तरीके के प्रोडक्ट बनकर आ रहे होते हैं, उसको भी समझेंगे एक बार। देखिए इस बार क्या है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, उसका रिएक्शन हमने करवा दिया जिंक अमेल्गम इन प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ। अब हम देखते हैं यहां पे क्या हो जाता है। देखिए पूरा पूरा डबल बॉन्ड O हट जाता है और उसकी जगह H2 अपीयर होकर आ जाता है। दिस कम्स आउट टू बी द रिएक्शन। ये काफी फेमस रिएक्शन है नोन एज क्लेमेंशन रिडक्शन। सेम रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन तो एसिडिक मीडियम में हुआ, ये रिएक्शन जो हमारे पास हो रहा है ये बेसिक मीडियम में होता हुआ देखा जा रहा है। यहां आप देख लीजिए हमने हाइड्राजीन N2H4 को यूज किया है OH- की प्रेजेंस में, साथ में आप इथिलीन ग्लाइकॉल भी ले सकते हैं जब हीट करते हैं। सेम रिएक्शन रिपीट होकर आ रहा है। देखिए फिर से डबल बॉन्ड O हट गया और उसके लिए क्या जुड़ गया, 2 H2 जुड़ गए। बिल्कुल ऊपर वाले जैसा रिएक्शन है, बस ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में था, ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में आकर कर रहा है। इसका जो नाम होता है दैट इज वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, याद रखने लायक है। ठीक है चलिए कोई और रिएक्शन देखते हैं अपन आगे अपने पास में। देखिए कुछ और रिएक्शंस में अगर मैं बात करूं तो एल्डिहाइड के रिएक्शंस में दे आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमें पता भी था देखिए अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनकर आ जाएगा। देखिए वही चीज हो रही है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनकर आ गया। कीटोन्स का ऑक्सीडेशन थोड़ा सा मुश्किल रह रहा होता है। देखिए ये कीटोन है, अब कीटोन का ऑक्सीडेशन देखिए मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे विग्रस कंडीशंस के अंदर ही होकर आएगा। अब देखिए विग्रस कंडीशंस के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है वो बताता हूं। एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि ये बॉन्ड टूट जाए और दोनों एंड COOH में कन्वर्ट होकर आ जाए। आप देखिए तब जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो क्या होएगा, ये वाला एंड COOH में, यहां पे भी COOH लग जाएगा। सो दीज आर गोइंग टू बी द प्रोडक्ट्स। पर ऐसा भी हो सकता है कि ये बॉन्ड की जगह ये बॉन्ड टूट जाए। देखिए अगर सिमेट्रिकल कीटोन है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक तरफ R माना है एक तरफ R' माना है, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन के अंदर क्या सिचुएशन देखी जाएगी, ऐसी वाली सिचुएशन देखी जाएगी कि इस बार क्या होएगा, ये वाला जो कार्बन है ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला कार्बन COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तब हम देखते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिल रहे होते हैं। ओके चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टॉलरेंस टेस्ट। कुछ और रिएक्शंस देखते हैं एल्डिहाइड्स के, जिसके अंदर एल्डिहाइड्स का क्या होएगा, ऑक्सीडेशन होता हुआ देखा जाएगा। देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं, दिस इज एल्डिहाइड, हमने इस एल्डिहाइड के अंदर क्या मिला दिया, टॉलरेंस रिएजेंट मिला दिया। ये जो रिएजेंट होता है दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस रिएजेंट। अब देखिए ये टॉलरेंस रिएजेंट क्या कर रहा होता है, तो हम देखते हैं कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज कर देगा और सिल्वर का रिडक्शन हो जाता है और Ag बनकर आ जाता है। Ag जो होगा वो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे डिपॉजिट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ सिल्वर मिरर। बेसिकली टेस्ट ट्यूब की जो इनर वॉल्स होती हैं वहां पे सिल्वर का डिपोजिशन होकर आ जाता है। दिस वे सिल्वर मिरर टेस्ट इज ऑब्जर्व। ध्यान रखें ये क्या होता है, एज अ टेस्ट देखा जाता है फॉर एल्डिहाइड्स। ऐसे ही हम देखते हैं इसी से मिलता जुलता एक और टेस्ट है दैट इज फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट में क्या होता है, तो देखिए फिर से एक एल्डिहाइड लिया हुआ है, इसके साथ में हमने क्या कर दिया है, फेलिंग्स रिएजेंट यूज किया हुआ है FeHLing फेलिंग्स रिएजेंट। फेलिंग्स रिएजेंट भी यहां पे क्या करेगा, बिल्कुल वही काम करेगा जैसा टॉलरेंस टेस्ट के केस में हुआ। देखिए एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया, कॉपर खुद रिड्यूस होकर आ गया है, Cu2O बनकर आ गया, जिसके कारण रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ध्यान रखें इन दोनों टेस्ट के बारे में ये वाली बात बोल रहा हूं, क्या यूज्ड एज टेस्ट
फॉर एल्डिहाइड्स। देखिए 2,4-DNP वाला जो टेस्ट था वो तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों दे रहे थे, ये टेस्ट जो है सिर्फ कौन दे रहे होंगे, एल्डिहाइड्स ही दे रहे होंगे, ये एक ध्यान रखने वाली बात है। इसी से मिलता जुलता देखिए एक रिएक्शन आता है, दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर क्या होता है, देखिए अपने पास में हेलोफॉर्म रिएक्शन में थोड़ा सा याद रखने वाली बात है क्या कि ये वाला ग्रुप होना जरूरी है। देखिए कार्बोनिल ग्रुप तो है लेकिन उसके बगल में एक मिथाइल ग्रुप होना जरूरी है, ध्यान रखें, और कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूं अगर कार्बोनिल के बगल में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम देखते हैं इसका रिएक्शन अगर NaOH+X2 या NaOX के साथ करवा दिया जाए तो हम क्या देखते हैं, देखिए ऐसा फिनोमिना देखा जा रहा होगा कि ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है। अब देखिए ये बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक करवाना है हमको, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हम देखते हैं क्या हो जाता है फाइनली अपने पास में, आई वुड सिंपली से दैट ये वाला पार्ट जो है ये RCOONA फॉर्म कर लेगा, देखिए ये फॉर्म होकर आ गया, और ये जो अपने पास हिस्सा था कौन सा CH3 वाला, यहां हम देखते हैं क्या बनकर आ जाता है, CHX3 बनकर आ जाता है। ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम भी क्या पड़ जाता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन नाम पड़ जाता है। अगर आप देखें तो X को यहां पे Cl Br I तीनों यूज किया जा सकता है। आयोडीन के केस में हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में CHI3 बनेगा जो एक येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो इस रिएक्शन को भी हम क्या कर रहे होते हैं, एज अ टेस्ट यूज कर रहे होते हैं, एज अ टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन्स। मिथाइल कीटोन्स के लिए ये एज अ टेस्ट यूज किया जा रहा होता है, कब, जब आयोडीन को लेंगे तो, क्योंकि आयोडीन के साथ क्या बनकर आ जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म बनकर आ जाएगा, तब इस टेस्ट का नाम ही आयोडोफॉर्म टेस्ट रख दिया जाता है। ठीक है, चलिए कोई और रिएक्शंस हो तो वो देखते हैं एक बार। नाउ आई एम मूविंग टू सम ऑफ द रिएक्शंस। देखिए इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अभी अल्फा हाइड्रोजन क्या चीज है ये देखते हैं एक बार। देखिए बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप का जो जस्ट नेबरिंग कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन बुलाते हैं। चलिए देखते हैं यहां पे, अब देखिए ये अपने पास में कार्बोनिल ग्रुप है, इसका जो नेबरिंग कार्बन है वो ये है, दिस इज योर अल्फा कार्बन। यहां पे मैं क्या बोलने वाला हूं, एक तो ध्यान रखिए, देखिए अल्फा कार्बन जो होता है ये थोड़ा एसिडिक होता है नेचर। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं ये जो बगल में अपने पास में ग्रुप प्रेजेंट है कौन सा, एल्डिहाइड ग्रुप, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है और हम देखते हैं ये अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी को बढ़ा देता है। अब देखते हैं क्या होता है बेसिकली, देखिए अल्फा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड अगर है, अगर उसका रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से करवाते हैं तो हम देखते हैं ऐसा एक कंपाउंड बनकर आ रहा होता है, कुछ डायमर जैसी फीलिंग आ रही है शायद आपको। और डायमर, अब देखिए डायमर के साथ में कुछ और बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी यहां पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस टेस्ट का जो नाम है, इस रिएक्शन का जो नाम है वो क्या है, एल्डोल। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा एल्डोल मतलब क्या हो गया, देखिए एक तो एल्डिहाइड हो गया और एक अल्कोहल हो गया, वो भी आप देख रहे हैं। देखिए इस रिएक्शन में क्या एल्डिहाइड अल्कोहल दोनों बनकर आ रहे हैं, हाँ, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोल देते हैं, एल्डोल रिएक्शन बोल देते हैं। आगे अगर हम हीट करें तो हम ऐसा देखते हैं यहां से OH और इस वाले कार्बन से, दैट इज अल्फा वाले कार्बन से एक H निकल जाता है और हम देखेंगे क्या बनकर आ जाता है, एल्कीन बनकर आ जाता है। तो हम देख सकते हैं बेसिकली इस तरीके का प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। बहुत फेमस रिएक्शन है, नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखने की कोशिश करें कि जल्दी से कैसे प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, तो देखिए यहां पे हमने क्या किया, हमने एक एल्डिहाइड ले लिया, नीचे हमने दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड ले लिया, लेकिन उनको पोजीशन अप्रोप्रिएटली करना है। अब देखिए यहां पे मैंने क्या किया, इन दोनों में से वाटर को एलिमिनेट करवा दिया और देखिए वाटर जैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा HHO, पानी रिमूव होकर आ गया है। तो हम देखते हैं जो प्रोडक्ट बनकर आ जाता है वो इस तरीके से ऑब्टेन होकर आ जाता है, दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए यहीं पे बात करते हैं क्या, किसके बारे में, क्रॉस एल्डोल के बारे में। क्रॉस एल्डोल के अंदर क्या होएगा, देखिए ये कंपाउंड, देखिए यहां तो मैंने दोनों कंपाउंड सेम लिए थे, दो मॉलिक्यूल लिए थे एसिटल्डिहाइड की। यहां जो अपने को सिचुएशन दी हुई है, देखिए एक मॉलिक्यूल मैंने एसिटल्डिहाइड ले लिया है, एक मॉलिक्यूल मैंने जो ले लिया है दैट इज प्रोपेनल्डिहाइड ले लिया है। अब देखिए क्या होकर आए, ये अपना एल्डोल रिएक्शन शो करेगा, ये भी अपना एल्डोल रिएक्शन शो करेगा। उससे जो प्रोडक्ट बनकर आ रहे हैं वो देखते हैं एक बार। देखिए पहले वाले के एल्डोल का प्रोडक्ट ये रहा, दूसरे वाले के एल्डोल का प्रोडक्ट ये रहा। अब क्या होएगा, एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसका अल्फा H निकले और इसके ऊपर अटैक होकर आ जाए।
दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसका अल्फा एच निकले और इसके ऊपर अटैक हो जाए। इसीलिए हम देखते हैं दो और प्रोडक्ट्स बनकर आ रहे होते हैं जो इन दोनों के आपस के इंटरेक्शन के कारण बनकर आएंगे। इसीलिए हम देखते हैं, देखिए दो और प्रोडक्ट्स हमारे पास फॉर्म होकर आ रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हम बोल सकते हैं, ये तो किसके प्रोडक्ट माने जाएंगे, सेल्फ एल्डोल के प्रोडक्ट माने जाएंगे। ये जो दोनों प्रोडक्ट बनकर आ रहे हैं ये किसके हैं, क्रॉस एल्डोल वाले प्रोडक्ट्स देखिए जाएंगे। दीज आर द रिएक्शंस। थोड़ी और बातचीत करते हैं यहीं पे। देखिए अगर अपने पास में एल्डोल कंडेंसेशन आपको करवाना है तो जरूरी नहीं है कि दोनों ही कार्बन, दोनों ही ग्रुप के पास या दोनों ही कंपाउंड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर एक के पास भी है तो भी रिएक्शन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, ये रहा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखिए यहां पे आप अगर देखें तो ये रहा अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, पर जैसा कि मैंने कहा एक में होगा तो भी काम चलेगा। अब देखिए यहां से क्या होएगा, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होकर आ जाएगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, एज अ रिजल्ट इस तरीके का प्रोडक्ट बनकर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने बहुत डिटेल में किसकी पढ़ाई करी, एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ाई करी। ऐसे कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है उन्हें इस तरीके से शॉर्टकट के थ्रू इमेजिन कर लेंगे तो थोड़ा सा जल्दी से आप प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, चलिए कोई और रिएक्शंस यहां पे आते हैं तो वो देखते हैं एक बार। मूविंग टू दिस नाउ, देखिए कैनिज़ारो रिएक्शन, अगेन एक बहुत फेमस रिएक्शन होता है। कैनिज़ारो रिएक्शन देखिए कौन दे रहे होते हैं, तो देखिए लिखा हुआ है गिवन बाय एल्डिहाइड्स नॉट कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। ऐसा लगता है बिल्कुल एल्डोल की उल्टी कंडीशन है, बिकॉज एल्डोल में हमने बोला था अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, या हम कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कैसा रिएक्शन होकर आएगा। देखिए ये कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड, दो मॉलिक्यूल मैंने ले लिए हैं एंड हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन होकर आ रहा। अब अगर आप देखें, देखिए यहां पे तो अल्फा पोजीशन पे कार्बन ही नहीं है। ठीक है, कार्बन हो तो भी बस इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ऐसे केस में हम देखते हैं क्या होता है, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखा जा रहा होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब आपका सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी करेगा और रिड्यूस भी करेगा। तो हम देखते हैं यहां पे एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज कर जाता है। बताइए एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलना चाहिए, इसीलिए देखिए हमने यहां पे क्या कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया है। यहां पे Na नहीं रखना चाहिए, अपने को Na की जगह K ले लेना चाहिए क्योंकि मैंने KOH का यूज किया हुआ है। तो हम देखते हैं यहां पे अपने पास में, देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला प्रोडक्ट है और दूसरा देखते हैं हम क्या होएगा, इसका रिडक्शन होकर आ जाएगा। रिडक्शन करवाते हैं तो हम देखते हैं उससे क्या बनकर आ जाता है, मिथाइल अल्कोहल बनकर आ जाता है। दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। आप देख लीजिए आपका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके एसिड जैसा प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया, दूसरे मॉलिक्यूल ने रिड्यूस होके अल्कोहल फॉर्म कर लिया। इस तरीके का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए और कोई रिएक्शंस है तो वो देखते हैं। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट, देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या देखा जाता है, देखिए अपने पास में बेंजीन के ऊपर एक CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां हम देखते हैं कि जो CHO ग्रुप होता है डीएक्टिवेटर की तरह बिहेव करता है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कौन सी पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा, मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। बेसिकली क्या करता है, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है, तो वहां तो इलेक्ट्रोफाइल आ नहीं सकता, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल कहां आ जाता है, मेटा पोजीशन पे आ जाता है। आप देख भी लें इस रिएक्शन के अंदर NO2+ ऐसा इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होकर आता है और जो NO2+ है वो क्या करेगा, यहां पे अटैक कर देगा। एज अ रिजल्ट हम देख सकते हैं क्या बनकर आ गया, देखिए मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनकर आ गया है, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, चलिए कुछ और रिएक्शंस को देखते हैं। यहां पे नेक्स्ट रिएक्शन जो हम देख रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी, दीज आर द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड्स कीटोन्स की रिएक्शंस देखिए, आप कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन देखते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ में नाम में एसिड जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम यहां पे ये देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कैसे ग्रुप जुड़ेंगे जो एसिडिक स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहां पे मैंने बोला COOH के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए, तो हम देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ऐसे ही बोल रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम होकर आ जाएगी। चलिए इसको भी एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए से मान लीजिए COO- बनकर आया और साथ में जैसा कि मैंने बोला यहां पे कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए ये उसका कॉन्जुगेट बेस बना दिया है मैंने। आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ को प्रेडिक्ट करने के लिए हम जनरली कॉन्जुगेट बेस बना लिया करते थे, तो यहां पे हम देख सकते हैं दिस इज द कॉन्जुगेट बेस।
अब देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचना स्टार्ट कर देगा। एज अ रिजल्ट ये नेगेटिव चार्ज जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होकर आ जाएगा और हम देखते हैं क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा निकल कर आ रही होती है। यही काम अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ करवाऊं तो देखिए देखिए तब क्या होकर आएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैंने ले लिया, साथ में कार्बन है, डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। अब देखिए यहां पे क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर देगा। अब ऑक्सीजन कहेगा अरे यार मेरे पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तुम और इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट कर रहे हो। इसीलिए हम देखते हैं यहां पे तो स्टेबिलिटी बढ़ी थी, इस केस में उल्टा हो जाता है, यहां पे स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती हुई देखी जाती है। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करने का काम करेंगे। चलिए कुछ रिएक्शंस देखते हैं जहां पे हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बात कर पाए। देखिए ये एक रिएक्शन है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हुआ, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव मेटल था, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और H2 गैस लिबरेट होकर आ गई है। ये रिएक्शन आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ज्यादा रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं डाइल्यूट एसिड्स के अंदर से, वही चीज होकर आई है। ऐसे देखिए यहां पे अपने पास में एसिड है, बेस मिला दिया, क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर बनकर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसे ही हम देखते हैं, देखिए ये एक एसिड है, इसके साथ में हमने एक ऐसा कंपाउंड मिला दिया जो एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। यहां ये कैसे बिहेव करेगा, डेफिनेटली यहां पे ये बेस की तरह बिहेव करे। हम देखते हैं ऐसा प्रोडक्ट बनकर आ जाता है RCOONaH2O, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनकर आती है, CO2 बनकर आ रही होती है। अब बताइए CO2 गैस लिबरेट होकर आ गई है, और ध्यान रखना ये चीज सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही कर रहे होते हैं। अगर ऐसा है तो बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए एज अ टेस्ट यूज किया जा सकता है क्या इसको, कैसा टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पे अगर CO2 गैस बनकर आ रही है तो इनिशियल कंपाउंड मस्ट बी अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको ध्यान रखना है। ओके चलिए कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। यहां पे देखिए ये रहा मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने इसका ट्रीटमेंट करवा दिया H+ विद हीट या P2O5 विद हीट। ध्यान रखें ये जो ग्रुप्स हैं ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, पानी रिमूव करने का काम करते हैं। अब देखिए दो एसिड के मॉलिक्यूल्स में से अगर अपन पानी रिमूव कर देंगे तो हम देखेंगे इस तरीके का प्रोडक्ट बनकर आ जाता है। कैसे समझ सकते हैं, चलिए इसको जल्दी से एक बार देखते हैं। ये रहा C डबल बॉन्ड OH, यहीं पे मैं बोल देता हूं क्या एक और ग्रुप अपने पास आ रहा है, इस तरीके का ग्रुप। अब देखिए यहां पे क्या होकर आएगा, मैंने कहा डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिलाया हुआ है, ये पानी को रिमूव करने की कोशिश करेगा। अब देखिए अगर मेरे को पानी को रिमूव करना है, क्या मैं इस तरीके से पानी रिमूव करवा सकता हूं क्या, और अगर ऐसे पानी रिमूव हो जाएगा तो आप देखेंगे बचा हुआ मॉलिक्यूल क्या होएगा, जुड़ जाएगा, और उससे क्या मिल जाएगा, हमको एनहाइड्राइड मिलता हुआ देखा जाएगा। दिस इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। अपन ने चैप्टर की शुरुआत में इसके बारे में बात भी करी थी। नेक्स्ट देखिए अपने पास में अगला रिएक्शन क्या होकर आ रहा है, दिस इज एसिड, इसके अंदर अल्कोहल मिक्स कर दिया। एसिड अल्कोहल एसिडिक मीडियम में मिक्स करेंगे तो पक्का एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता होगा, आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स रहते हैं। दीज आर द कंपाउंड्स गेटिंग फॉर्म्ड हियर। कौन सा कंपाउंड बनकर आ गया है, एस्टर बनकर आ गया है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगेन यहां पे भी आप देख सकते हैं, देखिए पानी रिमूव करवाना है, देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहां से एसिड से H ले लेंगे, अल्कोहल से OH ले लेंगे, H और OH रिमूव करके पानी बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं बचा हुआ मॉलिक्यूल किस रूप में आ जाएगा, एस्टर के रूप में हमारे पास ऑब्टेन होकर आ जाएगा। चलिए और कोई रिएक्शन आ रहा है तो एक बार उसकी भी स्टडी करते हैं। देखिए यहां हमने सारे हमारे सामने कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ और रिएक्शंस आ गए, चलिए देखते हैं एक बार। ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ये सारे कंपाउंड्स को अगर अपन देखें तो ऐसा नहीं लगता कि इन सबके अंदर शायद क्लोराइड प्रेजेंट है, और ये क्या करने वाले हैं, OH हटा के क्लोराइड लगाने वाले। आप देख लीजिए प्रोडक्ट में भी यही होकर आ रहा है, देखिए OH हटता जा रहा है और क्या हो रहा है, Cl बनकर आ रहा है। हमने अल्कोहल्स के रिएक्शन में भी ऐसा ही बिहेवियर देखा था और ये बाय प्रोडक्ट बनते हुए देखे थे, वही चीज यहां पे भी देखी जा रही है, सिमिलर टाइप का रिएक्शन है। Cl हट गया है, सॉरी OH हट गया है और OH हट के क्या लग गया है, Cl लग कर आ गया। ठीक है, चलिए ये रिएक्शन देखते हैं। RCOOH है, अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, शायद आपको समझ भी आ रहा होगा, ये एसिड है, बेस है, मिलके क्या बना लेगा, सॉल्ट। और सॉल्ट को जब हम हीट करते हैं तो हम देखते हैं यहां से पानी एलिमिनेट हो जाता है, एज अ रिजल्ट अमाइड फॉर्म होकर आ जाएगा। आप देख भी सकते हैं, देखिए यहां पे क्या हो गया, 2H और एक O रिमूव करवा दूं,
एक O यहां से रिमूव कर देते हैं, 2H यहां से रिमूव कर देंगे, तो बताइए क्या बनकर आ जाएगा? अमाइड बनकर आ जाएगा। इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्शन की बात कर रहे हैं। रिडक्शन रिएक्शन कैसा देखा जाता है? देखिए ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन करवा दिया LiAlH4 के साथ में, देखिए बढ़िया रिडक्शन होकर आ गया, इंटरमीडिएट एल्डिहाइड बना ही नहीं, कंप्लीट रिडक्शन के बाद देखिए सीधा क्या बनकर आ गया है? अल्कोहल बनकर आ गया है। दिस इज सीन टू बी द रिएक्शन। चलिए कोई और रिएक्शन को देखते हैं यहाँ पे। व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देखिए इसके अंदर क्या होता है, हम देखते हैं COOH ग्रुप ही रिमूव होकर आ जाता है। देखिए यहां पे अपने पास RCOONA प्रेजेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूं NaOH प्लस CO विद हीट। ये जो रिएजेंट होता है दिस इज टेक्निकली कॉल्ड सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हम देखते हैं, देखिए सब मिक्स होके अपने पास में पूरा पूरा COONA वाला पार्ट रिमूव हो जाता है और उसकी जगह एक H आ जाता है। तो आप देख सकते हैं अगर आपको एसिड का एक कार्बन कम करते हुए एल्केन फॉर्म करना है तो आप ये रिएक्शन करवा सकते हैं। यहां पे COO ग्रुप ही रिमूव होकर आ गया, इसीलिए देखिए इसका नाम क्या रखा हुआ है? डीकार्बोक्सिलेशन। डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आपने रिमूव कर दिया है, तब इस तरीके का रिएक्शन होकर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है? हेलोजिनेशन की ये लोग बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए ऐसा एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ये जो है दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और हम देखते हैं वहीं पे आके हेलोजन लग जाता है। दिस इज गोइंग टू बी द रिएक्शन। इस रिएक्शन को भी एक नेम रिएक्शन के फॉर्म में याद रखना है, HVZ रिएक्शन। हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन होता है, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन भी है, इसलिए हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं। इस बार क्या हो रहा है? देखिए रिंग सब्स्टिट्यूशन होकर आ रहा है, मतलब वही चीज है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन द रिंग। देखिए ये रहा अपना इनिशियल कंपाउंड बेंजोइक एसिड। हमने देखा था बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ था तो भी वो मेटा डायरेक्टिंग था और डीएक्टिवेटर था। यहां पे भी यही देख रहे हैं, देखिए डीएक्टिवेटर है और मेटा डायरेक्टिंग है। इसका मतलब ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। देखिए इस केस में NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल आया, मेटा पोजीशन पे चला गया। यहां पे Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो भी कहां चला जाएगा? मेटा पोजीशन पे जाता हुआ देखा जाए। ये जरूर हमको याद रखना रहता है यहां पे कि बेंजोइक एसिड क्या नहीं करता, तो ये वाली बात मैं आपको बता देता हूं। जो बेंजोइक एसिड है ये अगर हम यहां पे क्या करवाना चाहें, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करवाना चाहें, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो यहां पे रिएक्शन नहीं देखा जा रहा होता। बिकॉज क्या होता है, जो हम यहां पे AlCl3 यूज करते हैं, AlCl3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जाके जुड़ जाता है। AlCl3 गेट्स अटैच्ड विद COOH ग्रुप। इसीलिए हम देखते हैं क्या होएगा, ये रिएक्शन यहां पे नहीं होता हुआ देखा जाएगा। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ क्या? बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड, अपने पास जैसे मिल सकते हैं अपने को। लेट अस टॉक अबाउट देम। क्वेश्चन से पहले थोड़े बहुत यूजेस वगैरह आपको दिए हुए हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। देखिए HCHO है फॉर्मल्डिहाइड, आपको पता है इसे फॉर्मेलिन सॉल्यूशन के रूप में यूज किया जाता है टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन एंड ऑल। 40% सॉल्यूशन होता है जनरली इसका, ऐसा सॉल्यूशन यूज किया जाता है। देन एक बात और बोल रहा हूं, एक पॉलीमर होता है दैट इज कॉल्ड बेकेलाइट। बेकेलाइट जो होता है दैट इज एक्चुअली फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को मिक्स करके एक पॉलीमर बनाया जा रहा होता है। यहां पे हम देखेंगे उसके लिए फॉर्मल्डिहाइड की जरूरत पड़ेगी, तो बेकेलाइट पॉलीमर को बनाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड का यूज किया जाता है। एसीटोन की बात करूं तो हम देखते हैं एक बढ़िया इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें या इथेनोइक एसिड की बात करें तो हमें पता है ये एज अ विनेगर यूज किया जाता है इन फूड इंडस्ट्री। ऐसी अगर मैं कंपाउंड की बात करूं C6H5COONA, देखिए ये वास्तव में सोडियम बेंजोएट है। टोमेटो सॉस वगैरह के अंदर एज अ प्रिजर्वेटिव इसको कई बार यूज किया जाता है, तो देखिए लिखा हुआ भी है यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चलिए अब देखते हैं सीबीएसई ने इसके ऊपर क्वेश्चंस किस किस तरीके के पूछे हैं, उन्हें आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पे आपके सामने क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O। देखिए ये अपना कंपाउंड है, यहां पे C5H10O है।
व्हाट आई एम सेइंग इज इस कंपाउंड ने अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करी हुई है अपने अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से। आपको ये बताना है ड्रॉ ईच ऑफ द स्ट्रक्चर्स जहां पे ये क्या करे। देखिए सबसे पहले बोल रहे हैं ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो करे। अब कैनिज़ारो रिएक्शन कब होकर आएगा तो चलिए एक बार देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वाला सॉल्व कर रहा हूं मैं। आपको पता है कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए अपने कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट होकर आ रहा होगा। ये देखिए उम्मीद है आपको दिख गया होगा कि जो अपने पास में एल्डिहाइड ग्रुप के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है उसके ऊपर मैंने हर तरफ कार्बन अटैच कर दिए, उसके साथ क्या प्रेजेंट नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं। अब आप देखिए टोटल जो कंपाउंड बनकर आ जाएगा वो यही वाला कंपाउंड बनकर आ जाएगा। हर जगह आप हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं। देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए था, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाना था, तो ये फर्स्ट पार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोल रहे हैं, रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट मतलब एल्डिहाइड है और साथ में बोल रहे हैं कायरल कार्बन भी होना चाहिए, मतलब ऐसा कार्बन जिसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे बनकर आ सकता है। तो इस बार हम सेकंड पार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखिए बनना तो एक एल्डिहाइड है, ये तो कंफर्म हो गया। क्यों, टॉलरेंस रिएजेंट वाला टेस्ट दिख रहा है। साथ में हमें क्या करना है, एक कार्बन ऐसा अटैच करना है जिसके साथ सारे ग्रुप्स डिफरेंट हो, तो तब देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर बनकर आएगा हमारे पास में। देखिए मैंने यहाँ पे एक कार्बन ले लिया, इसके एक तरफ मैंने क्या कर दिया है, कार्बन जोड़ दिया है। एक तरफ मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दिया है। एक तरफ मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे C2H5 जोड़ देता हूं। देखिए हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन होकर आ गए हैं, 2 3 4, एक ही कार्बन की जगह बाकी है। हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम क्या देख पाएंगे, देखिए CHO ग्रुप अपने पास आ जाएगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर ऑब्टेन होकर आता है। अगर आप देखेंगे, देखिए ये जो कार्बन है ये बेसिकली एक कायरल कार्बन है। आपको दिख रहा होगा इसके आसपास चारों ग्रुप डिफरेंट है। एल्डिहाइड है तो बताइए, एल्डिहाइड है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये टॉलरेंस टेस्ट दे देगा। टॉलरेंस टेस्ट यहाँ पे देखा जा रहा होता है। थर्ड टाइप का रिएक्शन देखते हैं जिसमें ये कह रहे हैं पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखना चाहिए। तो आप में से कई लोगों को याद होगा आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाने के लिए तो अपने कंपाउंड के अंदर मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए। देखिए मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप आ गया। बाकी मॉलिक्यूल आप किसी भी तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। वैसे अपने पास देखिए 2 कार्बन तो हो गए हैं, 3 कार्बन हमारे पास बचे हुए हैं। तो जो 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनकर आएगा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग, देखिए अपने पास में 2 पॉसिबिलिटी होकर आ सकती है। या तो हम देखें कि ये आ गया CH, ये आ गया CH3, ये आ गया CH3, ऐसा कंपाउंड भी होकर आ सकता है। या फिर हम देखें तो यहीं पे ये पॉसिबिलिटी भी आ जाती है CH3 C डबल बॉन्ड O, और बाकी तीनों कार्बन को मैं स्ट्रेट फॉर्म में ही जोड़ दूं तो हम देखते हैं इस बार जो अपने पास स्ट्रक्चर आ जाएगा दैट इज CH2 CH2 CH3। ये दोनों ही कंपाउंड्स यहां पे पॉसिबल हैं और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेंगे बिकॉज दोनों के अंदर ही CH3 C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप आ गया है। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। चलिए यहीं पे ये और 2 रिएक्शंस की बात करें, क्लेमेंशन रिडक्शन और इटार्ड रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस आपको ऑलरेडी थ्योरी के अंदर पढ़ा दिए गए हैं, आप वहां से रेफर कर सकते हैं और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होकर आ जाए। चलिए अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बात करी हुई है, देखिए ये एक रिएक्शन है, टोल्यूइन आपको दिया हुआ है, CrO3 के थ्रू हम इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होकर आए। ठीक है, देखिए रिएक्शन हमने थ्योरी के अंदर वैसे पढ़ा था, जो ए वाला कंपाउंड हमारे पास बनकर आ जाता है, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। हम देखते हैं इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनकर आ जाता है दैट इज गोइंग टू बी, ये आ जाता है CH, आगे हमारे पास आ जाता है OCO-CH3 होल ट्वाइस, ये प्रोडक्ट बनकर आ जाता है। दिस इज योर ए वाला प्रोडक्ट। आगे हम इसका क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा शायद, ये तो COOH बना लेगा और यहां पे एल्डिहाइड बनकर आ जाता है। व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, बेंजल्डिहाइड। ये देखिए ये क्या बनकर आ गया, बी वाला कंपाउंड बनकर आ गया है बेंजल्डिहाइड। अब खास बात ये कि देखिए बी वाला कंपाउंड जो है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखिए अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कैन शो कैनिज़ारो। ये क्या कर सकता है, ये कैनिज़ारो रिएक्शन दिखा सकता है। अगर ये कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाएगा तो आपको दिख रहा होगा, ऐसा मुझे क्यों लगा, क्योंकि देखिए इन्होंने कंसंट्रेटेड OH- मिलाया हुआ है, इसकी प्रेजेंस में कैनिज़ारो रिएक्शन होता है। और अगर आप एक प्रोडक्ट को देखेंगे, देखिए ये तो ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट बनकर आ गया है।
जहां पे एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड बना लेगा। दूसरा जो प्रोडक्ट है सी, ये पक्का रिडक्शन वाला प्रोडक्ट होगा और रिडक्शन के बाद जो बनकर आ जाएगा कैनाइ से अल्कोहल बनकर आ जाना चाहिए। तो हम देखते हैं इस बार जो सी वाला कंपाउंड हमारे पास बनकर आएगा दैट इज गोइंग टू बी CH2OH बनकर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द रिएक्शन। तो हम देखते हैं जो सी वाला कंपाउंड हमारे पास आ रहा होता है वो ये वाला कंपाउंड बनकर आ जाता है। ठीक है, यहीं पे ये कुछ रीजनिंग की भी बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं एक बार। ये बोल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वैसा रिएक्शन नहीं दे रहे होते जैसे कार्बोनिल ग्रुप दे रहे होते। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा क्यों बोल सकता हूं मैं? देखिए अपने पास कार्बोनिल ग्रुप जो होता है इसके अंदर तो हम देखते हैं ये वाला कार्बन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा होता है और अच्छा खासा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कैरी होता है। लेकिन अगर हम यही काम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर देखने की कोशिश करें, चलिए एक बार देखते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमको पता है जैसे यहां पे क्या होएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये ऑक्सीजन कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। एज अ रिजल्ट कार्बन जो है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। यहां हम देख रहे हैं कार्बन के ऊपर बहुत छोटा सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है, यहां एक बड़ा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो हम देख सकते हैं दोनों का जो कार्बन है वो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। इसीलिए हम देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बिहेवियर है वो कार्बोनिल ग्रुप जैसा नहीं निकल कर आ रहा है। दिस इज सीन टू बी द केस। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं, देखिए इथेनोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है किससे? इथेनॉल से। हमें ये पता है इथेनोइक एसिड के अंदर से अगर आप H हटा देंगे तो देखिए ये ग्रुप बनकर आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है किसका? इथेनोइक एसिड का। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए इथेनोइक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है इसमें तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होकर आ जाएगा, और अगर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है तो हम बोल रहे हैं कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये वाला एसिड क्या होएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड देखा जाएगा रिलेटिव टू इथेनॉल। ऐसा बिहेवियर ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, चलिए कोई और रिएक्शन यहां पे होता है तो वो भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट आई एम नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट इज, ये देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं हमसे? देखिए अपने पास में P वाला कंपाउंड, Q वाला कंपाउंड, R कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए सबसे पहले तो यहां पे हमने अमोनिया मिलाया और एक सॉल्ट बनकर आ गया। सॉल्ट कैसे बनकर आ सकता है? पक्का ये कंपाउंड कोई एसिड रहा होगा तभी बेस के साथ रिएक्शन से सॉल्ट बनकर आ गया। तो ये कंपाउंड पक्का एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखिए सॉल्ट को देख के समझ में आ रहा है P मस्ट बी CH3COOH ओनली, कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, इस तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा। हमने कहा था हीट करने पे पानी रिमूव होकर आ जाता है और अमाइड बनकर आ जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने ये रिएक्शन। H3C डबल बॉन्ड O और आगे NH2 आ जाता है। दिस इज योर अमाइड Q वाला प्रोडक्ट। R वाला रिएक्शन जो है उसमें क्या होएगा? OH हट के Cl लग जाएगा। आपको पता है PCl3, PCl5, SOCl2 सब एक ही रिएक्शन शो कर रहे थे। तो इस रिएक्शन में हम देखेंगे क्या हो जाएगा? H3C डबल बॉन्ड O, OH हट के कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा? Cl ग्रुप जुड़ जाएगा। ये हमारा R वाला कंपाउंड बनकर आना चाहिए। चलिए और कोई क्वेश्चन देखने को मिले तो वो भी देखते हैं एक बार। मूविंग टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं ये लोग कह रहे हैं बेंजोइक एसिड फीडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता। हमें पता है थ्योरी के अंदर ऑलमोस्ट लास्ट चीज अपन ने यही डिस्कस करी थी अभी कि जो AlCl3 है वो बेंजोइक एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के ऊपर जुड़ जाता है। एज अ रिजल्ट फीडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देखा जाता। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं, देखिए फॉर्मल्डिहाइड जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एसिडल्डिहाइड फॉर क्या? HCN वाला रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात चल रही है, आपको मैंने बोला भी था। देखिए क्या, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतनी रिएक्टिविटी कम होती हुई देखी जाती है। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस वाली दिक्कत भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाली दिक्कत भी हो सकती है। हर लिहाज से कौन बेहतर है? फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा बेहतर है। तो ये क्या करेगा? ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा एज कंपेयर टू CH3CHO। यहां हम देख सकते हैं जो CH3 वाला ग्रुप प्रेजेंट है ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रह रहा होता है और ये कार्बन के ऊपर, कार्बोनिल वाले कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता है। इसीलिए यहां पे रिएक्टिविटी कम होगी, ये ज्यादा रिएक्टिव देखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये क्या बात बोल रहे हैं, यहां पे ये बोल रहे हैं कि विनाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बोक्सिलिक एसिड शुड डिक्रीज द एसिडिटी। पर हम बोल रहे हैं क्या ऐसा देखा जा रहा है? ऑन द कॉन्ट्ररी इट इंक्रीजेस द एसिडिटी, ऐसा बोल रहे हैं। चलिए एक बार देखने की कोशिश करते हैं क्या बातचीत होकर आ रही है। देखिए बेसिकली अपने को पता है विनाइल ग्रुप जो होता है वो ये वाला ग्रुप रहता है, H2C डबल बॉन्ड CH। अब देखिए अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ डायरेक्टली जुड़ जाए
तो हम देखेंगे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनकर आ जाएगा। मैंने क्या किया है, अगेन मैंने एसिड का कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रक्चर बना दिया है। आपको पता है एसिड में से H+ हटाने के बाद उसका कॉन्जुगेट बेस बच जाएगा। ये वही वाला स्ट्रक्चर यहां पे सामने ड्रॉ किया हुआ है। अब अगर आप देखें तो बताइए क्या आपको ऐसा फील हो रहा है डबल बॉन्ड एट द ऑल्टरनेट ऑफ डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब क्या है, अगेन रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होकर आ रहा है। और अगर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है तो हम ऐसा देख सकते हैं कि What is going to be the phenomena? हम बोल सकते हैं इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा निकल कर आ रही होगी। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट बेस क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा निकल कर आनी चाहिए। ये भी यही बोल रहे थे, इंक्रीजेस द एसिडिटी, तो ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के थ्रू समझा जा सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ी बातचीत आगे हमको और करनी है, दैट इज गोइंग टू बी अनदर क्वेश्चन। देखिए ये एक लंबा सा क्वेश्चन और हमको दिया हुआ है, चलिए देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। ये हमसे कह रहे हैं मिथाइल हेमी एसिटल आपको बनाना है, किसका, मिथेनॉल का, मिथेनल का। कैसे बनाया जा रहा होता है, देखिए ये रहा आपका मिथेनल। हम इसका रिएक्शन किससे करवा देंगे, मिथेनॉल से ही करवा देंगे, दैट इज CH3OH। इन प्रेजेंस ऑफ क्या, HCl गैस रिएक्शन करवाया जाएगा। आपको पता है क्या हो रहा था रिएक्शन के अंदर, हमने बातचीत भी करी थी इसके बारे में कि हम देखते हैं रिएक्शन में बेसिकली अपने पास में क्या होएगा, OR- वाला ग्रुप जुड़ जाएगा। तो कैसी सिचुएशन आ जाती है, चलिए एक बार देखते हैं। HCH, यहां हम देखते हैं क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। इधर जो हम देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी क्या, OCH3 ग्रुप आ जाता है। ये जो अपने पास कंपाउंड बनकर आया हुआ है दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। और रिएक्शन करवा देंगे तो हमको पता है उससे क्या बनकर आ जाएगा, एसिटल बनकर आ जाएगा। पर इन्होंने हेमी एसिटल ही बनाने के लिए बोला हुआ है, तो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। चलिए एक बात इन्होंने और बोली है क्या, कि हमसे पूछा हुआ है सेमी कार्बाजाइड में 2 NH2 होते हैं। ये मैंने थ्योरी में डिस्कस किया था आपके साथ। आपको याद होगा कि एक NH2 का जो लोन पेयर था वो तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व था, इसीलिए हमने दूसरे वाले NH2 में से हाइड्रोजन को रिमूव करने की बात सोची थी। वही चीज इन्होंने यहां पे एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट इन थ्योरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। देखिए क्या बोला हुआ है हमसे, देखते हैं एक बार, दोनों कंपाउंड को लिखते हैं। पहले तो इथेनॉल दिया हुआ है मेरे को, दैट इज CH3CH2OH। जो मुझे बनाना है वो भी एक बार देख लेते हैं। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बोला हुआ है। देखिए ब्यूटेनल का मतलब हो गया 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। और देखिए 3 पे क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोक्सी बोल रहे हैं। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो शायद आपको ये समझ में आ जाएगा, अरे यार ये जो कंपाउंड है अपने पास में ये तो एल्डोल कंडेंसेशन वाला कंपाउंड है। तो व्हाट आई कैन से, सबसे पहले आप इसका ऑक्सीडेशन करवा दें तो बेटर रहेगा। पीसीसी के थ्रू ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, इससे क्या बनकर आ जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। और CH3CHO का रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट OH- के साथ करवा दें तो आपको ये पता होगा डाइल्यूट OH- के साथ जो रिएक्शन होएगा दैट इज गोइंग टू बी एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनकर आएगा, हीटिंग नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है हीटिंग से तो OH और H रिमूव करके पानी रिमूव कर देंगे। हम रिएक्शन को यहीं पे रुकवा देंगे। दिस इज गोइंग टू बी द रिएक्शन। 2 स्टेप में हुआ, पहले ऑक्सीडेशन हुआ, उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन करवाया, तब जाके आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन होकर आएगा। ठीक है, चलिए एक और रिएक्शन यहां पे दिया हुआ है। हमको एक सेकेंडरी अल्कोहल दिया हुआ है, CrO3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। CrO3 में हमको पता है क्रोमियम +6 में ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर ये ऑक्सीडेशन करवा देगा तो व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, देखिए यहां पे अपने पास में हम देख सकते हैं ये जो OH है ये ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में कन्वर्ट होकर आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म होकर आ जाना चाहिए। चलिए यहां पे इन्होंने एक और रिएक्शन बोला हुआ है। व्हाट दे आर सेइंग इज थैलिक एसिड लें, उसका रिएक्शन अमोनिया से करवाएं और फिर स्ट्रांगली हीट कर दें तो क्या बनकर आएगा, ये अपने को देखना है कि ये थोड़ा सा मुश्किल रिएक्शन है। चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले थैलिक एसिड क्या होता है, तो हम देखते हैं बेंजीन के बगल बगल में 2 COOH ग्रुप जुड़ जाते हैं, दिस इज योर थैलिक एसिड। अब देखिए इन्होंने कहा थैलिक एसिड का रिएक्शन किससे करवा दें, अमोनिया से करवा दें। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये एसिड है, अमोनिया बेस है, क्या होएगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होकर आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन में क्या बनकर आ जाता है। दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट बेंजीन। साथ में हम देखते हैं क्या होएगा, COO-NH4+ यहां आ जाएगा। यहां पे भी हम देखते हैं COO-NH4+ आ जाता है। फिर क्या होएगा, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें पता है क्या होएगा, पानी का रिमूवल होकर आ जाएगा दोनों तरफ से।
सो व्हाट प्रोडक्ट एक्चुअली गेट्स फॉर्म्ड, तब हम देखते हैं जो प्रोडक्ट बन जाता है दैट इज गोइंग टू बी, यहां पे भी आ जाता है CONH2, यहां पे भी आ जाता है क्या CONH2। पर देखिए इन्होंने कहा है स्ट्रांगली हीट किया हुआ है आपने, जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हम देखते हैं और ज्यादा हीट करने पे ये दोनों आपस में ही जुड़ जाते हैं और इस तरीके का एक प्रोडक्ट बनकर आ रहा होता है। व्हाट इज दैट गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं एक बार, C डबल बॉन्ड O, यहां पे भी हम देखते हैं C डबल बॉन्ड O और NH इस तरीके से जुड़ता हुआ देखा जाता है। थैलेमाइड के रूप में ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होकर आ रहा होता है। एनसीईआरटी में ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है, ये रिएक्शन हमको यहाँ पे ध्यान भी रखना था। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको काफी सारी करवा दी है। कुछ और पीवाईक्यूज अगर आप देख लेंगे तो यू कैन बी वेरी कंफर्टेबल विद दिस चैप्टर। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।